Welcome back, dear students. We are learning about ruling the countryside. This is the third chapter. आज इसका दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि जब कंपनी को दीवानी मिल गई थी बंगाल की, तो फिर उनको क्या क्या करना चाहिए था और उन कहाँ से वो रेवेन्यू जो है वो हासिल कर सकते थे। तो फिर हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या किया। तो यहाँ पे हम इस बात नतीजे पे पहुँचे थे कि अब कंपनी को ये एहसास हो गया था कि अगर हमें इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, न कि देश की इकोनॉमी यानी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, अगर हमें यहाँ पे जो कारोबार करने हैं, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए तो हमें कुछ इन्वेस्ट भी करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने एक नीड देखी वहाँ पे, दैट वाज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है, इफ द कंपनी इकोनॉमी वाज इन रून्स कुड द कंपनी बी सर्टन ऑफ इट्स रेवेन्यू। क्योंकि इकोनॉमी अगर उस वक्त की ख़राब होती, क्या रेवेन्यू आ जाता। इकोनॉमी मीन्स इक्तिसादियत। जैसे आज हम देखते हैं, आज हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन उस वक्त हमारे पास हिंदुस्तान की एक ही इकोनॉमी थी, दैट वाज एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हमारी थी। तो अगर एग्रीकल्चर ही ख़राब हो जाता है, एग्रीकल्चर ही रेवेन्यूज़ में पड़ जाता, तो इसी एग्रीकल्चर से कंपनी का रेवेन्यू आता था, क्या उनको वो रेवेन्यू मिल पाता? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। तो क्या हुआ कि कुछ कंपनी ऑफिशियल्स ने इस नीड को महसूस किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ इन्वेस्ट करना है एग्रीकल्चर में, हमें कुछ इन्वेस्ट करना है, हमें कोई ऐसी पॉलिसी बनानी है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो एनकरेज हो जाए, और उस एनकरेजमेंट की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारा रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब सवाल दूसरा था, हाउ दिस हैज़ टू बी डन। अब कैसे करेंगे ये? कोई पॉलिसी होनी चाहिए ऐसी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने सेटलमेंट्स लाया। पहले सेटलमेंट का नाम था द परमानेंट सेटलमेंट। तो इन्होंने क्या किया, एक सेटलमेंट लाया, एक कानून लाया, उसमें उसका नाम रखा द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लैंड लॉर्ड्स थे उनको ज़मीन का मालिक बना दिया, ओनर ऑफ द लैंड बना दिया। किनको? लैंड लॉर्ड्स को, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स को। और उनको ये हक दिया कि आप छोटे छोटे ज़मींदारों से रेवेन्यू जमा कलेक्ट करके वो हमारे पास जमा कराएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये रेवेन्यू जो था ये फिक्स किया, और इसमें ये लिखा गया इस सेटलमेंट में कि ये कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा परमानेंटली, चाहे इसको 10%, 5%, वट एवर इट वाज, तो ये परमानेंट रहेगा और ज़मींदारों को इसको कलेक्ट करके हमारे पास लाना है। तो इससे इनको ये लगा कि ये जब हम ये सेटलमेंट लाएंगे तो फाइनली 1793 में ये आया। तो इनको लगा था कि जो राजाज तालुकदारस है, जिनको जब हम ज़मींदारस बनाएंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे, इसमें ज़मीन में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इनको पता है हमें फिक्स्ड देना है। फिक्स्ड जब देना है तो जितना भी बचेगा वो इनके पास आएगा। इनको लगा कि यही इन्वेस्ट करेंगे, हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास एक फिक्स्ड इनकम आएगी, तो हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये इनमें बताया कि आपको फिक्स्ड है, आपको कभी भी हम इसमें नहीं बढ़ाएंगे। तो इनको लगा कि हमारा रेगुलर इनकम आ जाएगा, तो हम टेंशन फ्री रहेंगे, ना तो हमें लुक आफ्टर करना पड़ेगा लैंड का, और ना ही हमें कोई झंझट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ हुई, मैंने लिखा द प्रॉब्लम क्या हुई इसमें। जो ज़मींदार, जो परमानेंट सेटलमेंट थे, इसने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। कंपनी ऑफिशियल्स ने ये देखा कि जो ज़मींदार है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पहले ही फिक्स की हुई ये थी रेंट या रेवेन्यू हम जिसको कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा थी कि बहुत सारे ज़मींदारों ने पहले ही ज़मीन छोड़ दी थी। और इसमें ये भी था, इन्होंने ये भी एक इसमें पॉइंट लिखा था कि अगर कोई ज़मींदार रेवेन्यू जो है, रेंट जो है वो नहीं भर पाएगा, तो उसकी ज़मीन जो है वो नीलाम की जाएगी, उसको ऑक्शन ऑफ किया जाएगा। तो बहुत सारे ज़मींदार जो है इन अपनी ज़मीनों से
बरतरफ हो गए, जब उनकी ज़मीन नीलाम हो गई तो उनके पास उनकी ज़मीनें नहीं रही। तो फर्स्ट हाफ में जब इनको फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में पहले पहले ये कामयाब रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा इनको अब प्रोडक्शन मिली भी थी एग्रीकल्चर में, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो इनको नहीं हुआ। किनको? ब्रिटिश और उसको, क्योंकि इन्होंने फिक्स किया था उसका जितना भी फ़ायदा था वो ज़मींदारों को चला गया था। अब जब ज़मींदारों ने देखा कि बहुत सारी ज़मीनें जो है वो ऑक्शन हो गई है, वो भी अब कतराने लगे इन्वेस्ट करने में, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे अपने पैसे जो है वो इसमें जाएंगे। कल को अगर प्रोडक्शन किसी वजह से किसी भी वजह से, चाहे फेमन की वजह से, चाहे ड्रॉट की वजह से, किसी भी वजह से फेलियर हो जाता है, तो उस वक्त हमारी ज़मीनें जो है वो ऑक्शन पे लग जाती है। उन्होंने यही बेहतर समझा कि जितने पैसे हमारे पास है हम उन्हीं को सिक्योर कर लें। और इस पे अगर हम देखेंगे जो टेनेंट्स है उन पर इतना बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, उन नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे पड़ा कि वो कर्जों तले दबे। मैंने पहले ही बताया कि ये इतना ज़्यादा था फिक्र जो इन्होंने किया था, और ऊपर से जब ज़मींदार टेनेंट से लेते थे वो उससे ज़्यादा लेते थे ताकि उनके लिए कुछ बचे। तो जो टेनेंट, जो पीजेंट, छोटे छोटे ज़मींदार जो काम करते थे ज़मीनों पे, उनके लिए कुछ भी नहीं बचता था। उनका 90% से अबोव जो प्रोडक्शन होती थी वो ज़मींदार ले जाता था, उसमें वो रेवेन्यू पे करता था और अपना भी जो उसका मतलब प्रॉफिट है, मुनाफा है, तो वो हासिल करता था। तो हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और उसके बाद क्या होता था, कुछ पीजेंट उसको ये तक करना पड़ा, जब वो रेंट नहीं भर पाते थे तो वो लैंड मनी लैंडर्स के पास जाते थे ये ज़मीनें पैसे लेने के लिए। तो कभी कभार उनकी ज़मीनें जो है वो ऑक्शन में बिक जाती थी, तो कभी कभार ये होता था कि मनी लैंडर के पैसे चुकाने में ही उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती थी, उनकी धनराशि चली जाती थी। तो इसकी वजह से जो ये परमानेंट सेटलमेंट है ये बैकफायर कर गया, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ ब्रिटिशर्स को। उसके बाद उनको ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। उस पॉलिसी के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।